बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है शख्सियत की पैमाइश के मौजूई या तज़लीली तरीके यानी सब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी। जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था दैट वर द ऑब्जेक्टिव मेथड्स फॉर मेजरिंग पर्सनालिटी के शख्सियत की पैमाइश के वो गैर तज़लीली तरीके थे या ऐसे तरीके थे गैर मौजूई जो ऑब्जेक्टिव मेथड थे। तो आज हम सब्जेक्टिव मेथड को देखेंगे। शख्सियत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मौजूई आजमाइशों को प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी कहा जाता है। ये जो हैं वो प्रोजेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव टेक्निक्स भी कहा जाता है। इन आजमाइशों में चूँकि फ़र्द की इनडायरेक्ट जो है वो उसके बारे में जाना जाता है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में इनडायरेक्ट जो है वो उसकी जांच की जाती है, इसलिए फ़र्द को ये अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी शख्सियत के किस हिस्से की किस पहलू की जो है वो आजमाइश की जा रही है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव मेथड होते हैं उसमें क्वेश्चन जो है वो सामने होता है और उसको पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है कि किस चीज़ की जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है, किस पहलू को उसकी शख्सियत को जाना जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चंस नहीं होते, सामने कोई ऐसा लिखा हुआ मवाद नहीं होता कि जिससे पता चल सके कि किस पहलू से मुतल्लिक जो है वो जांच की जा रही है। और वो ये नहीं जानता कि इसके जवाब में जो इसकी छुपी हुई ख्वाहिशात हैं, उसके तासुबात हैं कि वो किसी के ख़िलाफ़ या किसी के हक़ में किस तरह से है, एहसासात और उसके जज्बात, फीलिंग्स, इमोशंस, वो किस तरह से वो दूसरे लोग इसको इंटरप्रेट कर लेंगे, वो ख़ुद भी इससे लाइलम रहता है। इन आजमाइशों में बराह रास्त सवाल नहीं पूछे जाते बल्कि ऐसा मवाद इस्तेमाल किया जाता है जो मुबहम और गैर वाज़ेह होता है, यानी जो समझ नहीं आती कि ये क्या, जैसे स्टोरी राइटिंग करना, कोई तस्वीर बनाना या कुछ इस किस्म की वो चीज़ें करना कि जिसे अंदाज़ा नहीं होता कि क्या अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ से। इन आजमाइशों में सही और गलत जवाब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता बल्कि मामूल जो कुछ भी रद्द-ए-अमल पेश करे इसकी मुनासबत से उसके जो जवाब होता है उसकी कैटेगराइजेशन की जाती है कि उसने किस कैटेगरी में जो है वो आंसर किया, किस तरह से जो है वो उसने रिस्पॉन्स किया। तहलील नफसी और तज़लीली आजमाइशें मुतारिफ़ जो कराई हैं सबसे पहले, उनका सेरा अगरचे फ्रैंक और गार्डनर लिंजले के सर है, ताहम इनकी बुनियाद जो है वो साइकोएनालिसिस पर रखी गई। साइकोएनालिसिस को जो था वो फ्राइड ने एक प्रोजेक्शन को बतौर दफ़ाई रद्द-ए-अमल मुतारिफ़ कराया था। प्रोजेक्शन के हम जब कोई अपना कसूर होता है तो उसको मानते नहीं, हमेशा अपनी जो गलती है दूसरों के सर डालने की, प्रोजेक्ट करने की उसको कोशिश करते हैं और इसलिए ख़ुद एंजाइटी से ख़ुद को बचाते हैं। इस दफ़ाई रद्द-ए-अमल में फ़र्द ख़ुद को एहसास नाकामी से बचाने के लिए अपने एहसासात और ख्वाहिशात दूसरों के सर थोप देता है। फ़र्द में वो दरअसल और फ़र्द अपने ख़ारजी हालात और वाक़यात की जो तशरीह है वो अपने हिसाब से करता है और ये समझता है कि जो कमज़ोरियाँ उसमें पाई जाती हैं वो उसमें नहीं बल्कि दूसरे लोगों में मौजूद हैं। इन आजमाइशों की बुनियाद में भी यही फ़लसफ़ा है कि फ़र्द अपने एहसासात, ख्वाहिशात को जो है वो तज़लीली आजमाइशों में ज़ाहिर कर देता है। जो मटीरियल होता है, जो लिखा हुआ नहीं होता, जो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है और इस तरह से फ़र्द के लाशऊर तक जो है वो रसाई हासिल हो सकती है। इसमें कुछ आजमाइशें हैं जैसे दास्तानी तजर्बी इदराक की आजमाइश है, बच्चों के तजर्बी इदराक की आजमाइश है, फ़िक्रात की तकमील की आजमाइश, तलाज़ुमी अल्फाज की आजमाइश और स्याही के धब्बों की आजमाइश, ड्राइंग टेस्ट हैं, तस्वीरी आजमाइश हैं। अब इसमें से कुछ जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। सबसे पहले है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, दास्तानी तजर्बी इदराक की आजमाइश। TAT का तस्वर सबसे पहले क्रिस्टीना मॉर्गन और हेनरी मेरे के आर्टिकल में मिलता है। उन्होंने आर्टिकल इस पे एक लिखा था जिसमें TAT का कॉन्सेप्ट उन्होंने सबसे पहले पेश किया था। मरे ने 1938 में अपने साथियों के साथ मिलकर इसे शाया किया जो हार्वर्ड साइकोलॉजिकल क्लिनिक्स में इसके साथ थे। ये तज़लीली आजमाइशें चंद तस्वीर पर मबनी हैं और ये प्रैक्टिकल नोटबुक आपने थर्ड ईयर में अगर प्रैक्टिकल किए हैं तो उसमें भी वो 2 या 3 तस्वीर दी गई थी जिन पे आपको कहानी लिखने को भी कहा गया था कि इस बार आपने स्टोरी राइटिंग करके आनी है। दैट इज़ दास्तानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। दास्तानी तजर्बी इदराक की आजमाइशें थी जिससे रेलिवेंट कुछ स्टोरीज़ जो हैं वो उस पर आपको कहानी लिखने को कहा गया था। इस दास्तानी इदराक की जो आजमाइश है ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से फ़र्द की ख्वाहिशात क्या हैं, उसके इमोशंस, उसके जज्बात क्या हैं, उसकी ज़ात में उलझाव और पेचीदगियाँ किस चीज़ को लेकर हैं, कहाँ पे उलझाव हैं उसकी ज़ात में, कहाँ परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़ाहिर हो जाती हैं। ये आजमाइश फ़र्द की ऐसी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को भी आश्कार करती है, यानी ऐसी ख्वाहिशात को और नीड्स को सामने लाती है जिन्हें फ़र्द आमतौर पर मानने को तैयार नहीं होता।
और अफादियत इसकी क्या है, ये आजमाइश शख्सियत का हमगिर यानी एज अ टोटल पर्सनालिटी का एवेल्यूएशन जो है वो करती है और इससे पूरी पर्सनालिटी जो है वो सामने आ जाती है। ये फ़र्द में पाए जाने वाले नफसी जिस्मानी अमराज जो उसके साइकोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर्स हैं या उसके खफीफ या शदीद ज़हनी अमराज हैं उनके बारे में भी पता चला लेती है। ये आजमाइश दीगर आजमाइशों से मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें तस्वीरी कार्ड इस्तेमाल होते हैं जो कदरे बेहतर हैं। दूसरे जो है वो कुछ लोग स्याही के धब्बे इस्तेमाल करते हैं, कुछ और तरह से, लेकिन ये उनसे कदरे बेहतर है। इसमें टीएटी में फ़र्द की जो जवाब की वजाहत है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों से की जाती है कि क्वालिटी के हिसाब से भी देखा जाता है यानी रिटर्न वर्क में उसने क्या किया, और क्वांटिटेटिव यानी स्कोरिंग के फॉर्म में भी उसको जो है वो देखा जाता है। इसमें शख्सियत के साख्त के बुनियादी अनासर तलाश करने की बजाय फ़र्द के हालात ज़िंदगी की जांच पड़ताल की जाती है कि किस तरह का हालात ज़िंदगी है, वो कैसे रह रहा है और डिफरेंट रिस्पॉन्स जो है वो ज़िंदगी में कैसे दे रहा है, और पेचीदा से पेचीदा मालूमात भी फ़र्द के बारे में हासिल की जाती है जिससे फ़र्द जो है वो बेखबर रहता है। अब उसके बाद है कि बुनियादी ख्याल जो है वो क्या है, इंसानी फितरत है कि वो मुदम महीजात की वजाहत जो है ना वो अपने गुज़श्ता तजुर्बात के हवाले से करता है। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वो अपने ख़यालात और ज़रूरियात के साथ साथ शऊरी और लाशऊरी जो उनके जहन में एक चीज़ होती है उसको भी बयान कर देते हैं। इन आजमाइश में ममूल को तस्वीर का सिलसिला दिखाकर कायल किया जाता है कि इसके बारे में इसी वक्त सोच कर जो है वो कोई कहानी बताए और फिर कहानी के जो हैं वो बहुत सारे पहलू जो है वो फिर वाज़े हो जाते हैं। अगर तस्वीर को तख़यलाती आजमाइश के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, मतलब क्रिएटिव एक स्टोरी राइटिंग के तुमने क्रिएट करनी है, स्टोरी लिख के बताना है, तो उसकी जो एक दिलचस्पी है वो फिर इसमें बेदार हो जाती है और वो भूल जाता है कि उसकी अपनी ज़ात को जो है वो एनालिसिस किया जा रहा है, उसकी अपनी ज़ात के बारे में जो है वो मालूमात की जा रही हैं और उसने उन फ़र्ज़ी किरदारों के हवाले से अपनी ज़ात से मुतल्लिक़ा बहुत सारी बातें कह दी हैं जो उन करैक्टर्स का जिक्र करते करते वो अपनी बातें जो है वो बता जाता है। लेकिन अगर यही बातें उसे बराह रास्त पूछी जाएँ तो वो इन्हीं बताने को तैयार नहीं होता। इसकी तहकीकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। टीएटी पर बहुत से तहकीकी मुतालियात और तज्ज़िये शामिल किए गए। 1950 तक कम अज़ कम 100 आर्टिकल जो थे वो टीएटी पर छप चुके थे और अगरचे इसकी मियारियत एमएमपीआई और वेस के मुकाबले में जो वेस्लर इंटेलिजेंस अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के मुकाबले में कम है, मगर इसके बावजूद 1971 तक टीएटी पर 1800 आर्टिकल जो थे वो छप चुके थे। ल्यूबन और इसके साथियों ने वाज़े किया कि ये आजमाइश रैंकिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने के हवाले से 7वें नंबर पर है, यानी ये दुनिया में पर्सनैलिटी मैयर करने के लिए 7वें नंबर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो है वो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। टीएटी को बैनुल-सक़ाफ़ती के हवाले से भी बेहतरीन करार दिया गया क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो बंदा कहे कि उस कल्चर में नहीं है या इसमें नहीं है, इसमें जो भी वो कहानी लिखेगा वो अपने कल्चर के हिसाब से जो है वो लिखेगा। समान इसमें है टीएटी मौजूदा टीएटी में 19 तस्वीर हैं जो सफ़ेद गत्ते पर बनाई गई हैं। इनके साथ एक खाली कार्ड भी है, गोया कुल 20 कार्ड दिखाए जाते हैं और इसे कहानियाँ सुनाने को कहा जाता है। ये आजमाइश 2 नशिस्तों में मुकम्मल होती है। 20 कहानियाँ एक टाइम पे लिखना तो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता, तो फिर 10 जो है वो एक सिटिंग में और 10 जो है कार्ड्स एक सिटिंग में भी दिखाए जाते हैं। आजमाइश के दौरान जो माहौल है, टीएटी के इतलाक़ में माहौल की बड़ी अहमियत है। दफ्तर या क्लिनिक जहाँ पर भी ये आजमाइश इस्तेमाल की जाए इसकी फ़िज़ा दोस्ताना होनी चाहिए। दफ्तर की आराइश खूबसूरत ज़ौक़ की अक्कास हो। मेरे का कहना है कि आजमाइश देने वाले की उम्र, उसकी जिन्स क्या है, वो लड़का है या लड़की है, अतवार, उसकी शख्सियत, उसके अंदाज़ जो है, ये सब मिलकर जो है वो ममूल के तख़य्युल, जोश और वलवले को मुतासिर कर सकते हैं कि जो आजमाइश यानी जिसने मैयर करनी है पर्सनालिटी, उसकी उम्र, उसकी जिन्स क्या है, उसके अंदाज़ व अतवार क्या हैं, वो सब मिलकर उसको मुतासिर कर सकते हैं। इसलिए माहौल भी दोस्ताना होना चाहिए। टीएटी का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मवाद हासिल किया जाए, लिहाजा माहौल ऐसा होना चाहिए कि ममूल जो है वो कहानी क्रिएट करे और उसके बारे में सारी बातें बताए। तरीक़ाकार जो है ये तख़य्युल की आजमाइश है जो ज़हानत की ही एक किस्म है। बेसिकली तो ये इमेजिनेशन होता है ना, जो कुछ भी वो कहानी में बता रहा होता है वो इमेजिन करके बता रहा होता है इमेजिनेशन में, तो ये उसी की एक किस्म है। आपको एक एक करके कुछ तस्वीर दिखाई जाएंगी। अब हर तस्वीर के बारे में जितनी मर्ज़ी ड्रामाई कहानियाँ बताएं कि इसके किरदार क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नतीजा होगा, इनके जज्बात और एहसासात क्या हैं। ममूल को बताया जाता है कि वो एक तस्वीर देखने और कहानी सुनाने के लिए 5 मिनट ले सकता है। इसके बाद उसे पहली जो है वो तस्वीर दिखाई जाएगी।
10 कहानियाँ मुकम्मल करने के बाद दूसरा सेशन अगले दिन रखा जाता है। मतलब मेरे का कहना है कि ममूल को बिल्कुल ख़बर नहीं होनी चाहिए कि अगले दिन भी उससे कहानियाँ सुनी जाएंगी, वरना उसका रद्द-ए-अमल फितरी नहीं रहेगा, वो बहुत सारी चीज़ें जो है फिर सोच कर आएगा। दूसरे सेशन के बाद ममूल की कहानियों की वजाहत तलब की जाती है। कहानियों की वजाहत से पहले उससे तफसीली मालूमात हासिल कर लेना ज़रूरी है कि उसके वालिदैन बहन भाई क्या हैं, वज़दवाजी हैसियत क्या है और वो क्या जॉब करता है, उसके बारे में सारी मालूमात जो है वो इकट्ठी कर ली जाती हैं। यहाँ तक एक गलत फहमी का ममूल का ने कार्ड देकर सिर्फ कहानी सुननी होती है, उसे लिखवाई नहीं जाती। आजकल कहानी जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है, जबकि पहले जो कहानी है वो स्टेनोग्राफर जो है वो लिख लेता था, क्योंकि अब वो उसने तो सुना दी, उसने तो 10 कहानियाँ सुनानी है, तो अब सुनने वाले को हर कहानी के साथ याद तो नहीं रहेगी। तो फिर वो पहले ज़माने में स्टेनोग्राफर है वो पर्दे के पीछे बैठ के वो कहानी लिख लेता था। तो इस वजह से जो है वो फिर उनको दोबारा से उसको निकालना, एनालिसिस करना जो था वो आसान हो जाता था। मवाद का तज्ज़िया, कहानियों का तज्ज़िया करने से पहले ज़रूरी है कि मरे के नुक्ता नज़र को वाज़े किया जाए। मरे ने अगरचे शख्सियत का तफसीली नज़रिया पेश नहीं किया, ताहम उसके फ़र्द का किरदार समझने के लिए उज़वियाती जो हमारी फिज़ियोलॉजिकल नीड्स हैं उसके साथ साथ हमारी सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी उसने बड़ी अहमियत दी। उसने ये देखा कि माहौल फ़र्द की ज़रूरियात पर, उसके रवैये पर, उसके इक़दार पर कैसे असरअंदाज होता है। मरे ने ज़रूरियात का तस्वर इस्तेमाल किया जो कमो बेश मुहर्रक का मुतरादिफ़ है, यानी मोटिवेशन का जो है वो अल्टरनेट है, कि जिस तरह से हम कहते हैं कि मोटिवेशन है, इसी तरह से नीड्स हैं। उसने कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं जो उज़वियाती ज़रूरियात से मुतल्लिक़ है, यानी इंसान की फ़िज़ियोलॉजिकल नीड से हैं, खाने पीने से, उठने बैठने से, और कुछ इंसानी बका से मुतल्लिक़ हैं, जबकि सानवी ज़रूरियात जो हैं वो इन्हीं में से निकलती हैं और नफ्सियाती नशोनुमा की बदौलत पैदा होती हैं, जैसे वाबस्तगी, अटैचमेंट होती है एक दूसरे के साथ, अचीवमेंट का होता है, शिनाख्त का, क़ुव्वत और ख़ुद मुख्तारी का हसूल वगैरह। मरे ने ज़रूरियात को फ़र्द का किरदार का नुमाया आमिल करार दिया, यानी उसकी पर्सनैलिटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ नीड्स। दूसरा नुमाया जो काम है दैट इज़ प्रेस। नीड्स और प्रेस को जो है वो उसने कहा कि ये इंसान की शख्सियत में सबसे नुमाया जो है वो रोल प्ले करते हैं। जो प्रेस है, प्रेस का लफ्ज़ जो उसने दबाव के लिए इस्तेमाल किया। मरे ने प्रेस की 2 किस्में बयान की हैं, अल्फ़ा प्रेस और बीटा प्रेस, यानी जो हमारे माहौल की हमारे लिए मुज़ाहमत या रुकावट होती है वो प्रेस होती है, और अल्फ़ा प्रेस से मुराद है माहौली हक़ाइक़, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट में हक़ाइक़ होते हैं, जो दबाव रुकावटें होती हैं। जबकि बीटा से मुराद फ़र्द की उन हक़ाइक़ के बारे में तो जी है कि वो उन हक़ाइक़ को क्या समझता है, उसके बारे में क्या एक्सप्लेन करता है। मरे ने महरूमी वाले माहौल, मुस्तरद किए जाने वाले माहौल, जारहाना, जाबराना और दोस्ताना माहौल की वजाहत की कि माहौल जो है वो कुछ लोगों का बड़ा जारहाना माहौल होता है, जाबराना होता है, जिस पे वो अपनी ही हुकूमत जो है वो देखते हैं, और कुछ का बड़ा दोस्ताना माहौल होता है। और प्रेस और नीड के बारे में भी उसका यही कॉन्सेप्ट है जो इसके किरदार के तामल से उभरता है, इसे थीमा कहा जाता है। यानी प्रेस जो और नीड्स जो हमारी ज़रूरत होती है और जो हमारा माहौल का दबाव होता है उसके तामुल से जो किरदार उभरता है उसे थीमा कहते हैं। और थीमा किरदार का जो नहीं, जो किरदार का तसलसल है। और प्रेस, नीड और थीमा का मफहूम समझ लेने के बाद जो है वो TAT की कहानियों का जो है वो तज्ज़िया करना जो है वो आसान हो जाता है। अच्छा, अगले पेज पे कुछ उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है मरे की कहानियों से रेलिवेंट जो है कि किस तरह से होता है। नीड्स हैं मोटिवेटेड बाय डिज़ायर फॉर पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, नॉलेज और क्रिएटिव अचीवमेंट। ये पढ़ के आप देख लें कि आपको इसमें से क्या समझ आ रही है। बहरहाल ये याद करना तो कोई ज़रूरी नहीं, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमने अभी बात की, प्रेस की, नीड्स की, थीमा की बात की, तो ये उसके हवाले से है। और फिर उसके बारे में देखा जाता है अगला कि सबसे पहले जो कहानियों की वजाहत है वो किस तरह से की जाती है। हीरो, ममूल की कहानियों में से हीरो का तयन देखा जाता है कि फ़र्द ने खुद को किस किरदार के साथ जो है वो वाबस्ता किया। हीरो का तयन इस बात से हो जाता है कि फ़र्द ने किस किरदार में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ली। जिस किरदार में उसने सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ली वही कहानी का हीरो होता है। हीरो की मुशावत किसके साथ है? ज़्यादातर कहानियों में एक ही हीरो होता है, लेकिन हीरो की तादाद एक से ज़ायद भी हो सकती है। TAT का तज़िया करते हुए ये देखा जाता है कि हीरो में कौन सी सिफ़ात मौजूद हैं। क्या हीरो में एहसास बरतरी है, एहसास कमतरी है, एहसास जुर्म पाया जाता है? क्या वो तारकुद दुनिया है, यानी दुनिया को छोड़ने वाला है, यानी दुनिया में इंटरेस्टेड नहीं है, वो झगड़ालू है, वो अच्छा है, वो क्या है? ये सारा कुछ जो है वो देखा जाता है और फिर उसके मुताबिक जो है वो तयन किया जाता है उसका। फिर ज़रूरत है, मरे ने 28 ज़रूरियात की फ़हरिस्त मुरतब की।
ममूल की कहानियों में पाई जाने वाली ज़रूरियात को वाज़े किया और उसने कहा कि जब इंसान कहानी सुना रहा होता है तो उसमें ज़रूरियात की कुव्वत कितनी है, शिद्दत कितनी है, दुरानिया कितना है, उसने कितनी देर ज़रूरियात का जिक्र किया, कितनी शिद्दत से और कितनी तकरार से जो है किया, और इसके मुताबिक फिर स्कोरिंग की जाती है। फिर प्रेस है माहौली दबाव। फिर ये देखा जाता है कि हीरो की ख्वाहिशात की रास्ते में रुकावटें या मज़ाहमत कितनी है, इनकी भी दर्जाबंदी कर ली जाती है। फिर कहानियों में देखा जाता है कि ज़रूरत और रुकावट में से कौन कितना शदीद है, ज़रूरत ज़्यादा शदीद है या रुकावट ज़्यादा शदीद है, और हीरो के नुक्ता नज़र से कामयाबी हुई है या नाकामी। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि खुशगवार और नागवार नताइज का तनासब क्या था, यानी खुशगवार उसे ज़िंदगी में वाक़यात कितने मिले और नागवार कितने मिले। कहानी के मरकज़ी ख्याल को जो है वो थीमा कहा जाता है। थीमा ज़रूरियात और रुकावटों का तामिल होता है। ये तामिल वाज़े करता है कि हीरो नाकाम हुआ या कामयाब। इसमें यह भी देखा जाता है कि कहानियाँ किन मसाइल के गिर्द घूम रही हैं। क्या कहानी में मोहब्बत, दुश्मनी, जुर्म, सज़ा, तजस्सुस, लड़ाई और महरूमी का जिक्र है, या कुछ और चीज़ों का जो है वो, फिर इन सब का तज्ज़िया किया जाता है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट और सेंटिमेंट्स हैं, उसके जज्बात और एहसासात हैं। कहानियों में हीरो के जज्बात और एहसासात के अलावा उसके ये भी देखा जाता है कि उसके हम फ़र्द के हम उम्र और हम जिन्स किरदार के अलावा उम्र सीधा मर्द या ख़वातीन के जज्बात और एहसासात जो हैं वो क्या हैं, वो इन सब को फिर जो है वो नोट कर लिया जाता है। इन सब हवालों से हर कहानी का तज्ज़िया किया जाता है तो मालूमात का जो है ना वो ढेर इकट्ठा हो जाता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि फ़र्द के हीरो के पर्दे में अपनी ख्वाहिशात और मंगें, आरजुएँ जो हैं वो बयान की हैं। फ़र्द की ख्वाहिशात की नोयत और शिद्दत क्या है, और माहौल में रुकावट कौन सी है, कौन उसके रास्ते में जो है वो रुकावट बन रहा है। ये सारी मालूमात जो हैं फिर इकट्ठी कर ली जाती हैं। उसके बाद खसूसियात हैं। TAT की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आजमाइश है और रिसर्च और इस्तेमाल के हवाले से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस आजमाइश में फ़र्द के किसी ख़ास रवैये और खसूसियात का जायज़ा नहीं लिया जाता, बल्कि मजमूई उसकी शख्सियत का जो है वो जायज़ा लिया जाता है। इस आजमाइश में ममूल का एतमाद हासिल करना आसान है रैपो, क्योंकि जब वो एक दिन 10 कहानियाँ सुनाएगा, अगले दिन 10 कहानियाँ, तो वो एतमाद करेगा उस पर, उसके साथ थोड़ा उसकी रैपो बिल्डिंग होगी, बाहमी एतमाद की फ़ज़ा बनेगी, तो वो सुनाएगा ना। TAT को दूसरी आजमाइशों के साथ अगर मिलाकर कोई और पर्सनालिटी मैयर करने की आजमाइश है, उसके साथ जिसको मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो रिज़ल्ट बड़े अच्छे आते हैं। TAT की मदद से फ़र्द की तख्लीकी क़ुव्वत, क्रिएटिव उसकी वो लफ्ज़ों की बोलने की रवानी और मसाइल को हल करने की सलाहियत भी आती है। जब कहानी में वो मसाइल दरपेश आते हैं तो फिर वो हीरो को मसाइल में से निकलना भी तो वो बताता है ना कि किस तरह से उसने इसको निकला, तो उसका भी अंदाज़ा हो जाता है। और ये आजमाइश बाकायदा मकतबा फ़िक्र पर मबनी है, यानी साइको एनालिसिस पर इसकी बुनियाद जो है वो रखी गई। उसके बाद है तनकीद इस पर बहुत सारी की गई कि TAT का में मियारियत यानी स्टैंडर्डाइजेशन और वैलिडिटी को कायम करना मुश्किल है। टेस्ट रीटेस्ट भी इस पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसकी स्कोरिंग काफ़ी दुशवार काम है, जिसमें बड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और आजमाइश के नताइज का तज्ज़िया करने के लिए तरबियत याफ्ता जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी ज़रूरत होती है। और बहरहाल सब्जेक्टिविटी तो ये है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव इसकी रेटिंग जो है वो नहीं है। फिर चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट है। ये आजमाइश सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई, ये भी TAT का माखज़ है। इसमें 10 कार्ड्स पर यह मुश्तमिल है और 3 से 10 साल तक के बच्चों के लिए यह है आजमाइश बनाई गई। इस आजमाइश में इंसानों के साथ जानवरों की भी तस्वीर शामिल की गई। बच्चे ख़ुद को जानवरों से मुमासिल कर लेते हैं और इस तरह से अपनी ज़ात का इज़हार कर देते हैं। पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात की डॉक्टर सीमा परवेज़ ने इसको हिसाब से मियारी बनाया। रॉटर्स की फ़िक्रात की तकमील की आजमाइश सादा से अल्फाज की मदद से बनाए गए 40 नामुकम्मल फ़िक्रात हैं। फ़र्ज से कहा जाता है कि वो जुमला पढ़ता है तो उसे मुकम्मल करता जाए, जैसे द हैप्पीएस्ट टाइम, दिस स्कूल, स्पोर्ट्स, आई हेट अ मदर। उसने आगे फ़िक्रा जो है वो मुकम्मल करना होता है, और फ़िक्रा मुकम्मल करने से अंदाज़ा हो जाता है कि फ़र्द जो है वो किस तरह से चीज़ों को ले रहा है और कैसे जो है वो फिर बयान करता है। उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। लफ्ज़ी तलाज़म की आजमाइश में मुख्तलिफ अल्फाज की फ़हरिस्त बनाई जाती है और फ़र्द को बारी बारी एक लफ्ज़ सुनाया जाता है, जैसे ट्री, तो उसके रिस्पॉन्स में मामूल ने कोई लफ्ज़ बोलना होता है। फिर ये देखा जाता है कि उसने कितनी देर बाद वो रिएक्शन टाइम, यानी एक वर्ड का जवाब देने में उसने कितने सेकेंड्स लगाए, कितना टाइम जो है वो लिया, उसको भी रिएक्शन टाइम को भी नोट कर लिया जाता है। और फिर फ़हरिस्त के ख़ात्मे पर वही फ़हरिस्त दोबारा दोहराई जाती है, वही अल्फाज दोहराए जाते हैं जो उसने पहले कहे थे। पहले और दूसरे ट्रायल के जवाबात का मुवाजना किया जाता है कि पहले उसने इन लफ्ज़ों के जवाब में कौन से लफ्ज़ की बोले थे और अब कौन से बोले हैं। मुद्दत रद्द अमल नोट की जाती है और ऐसे अल्फाज भी नोट किए जाते हैं जिनका फ़र्द ने जवाब नहीं दिया।
यूंग पहला फ़र्द है जिसने तलाज़मी अल्फाज की फ़हरिस्त बनाई और यूंग की फ़हरिस्त 40 अल्फाज पर मुश्तमिल थी। इसके अलावा फ्राइड ने भी लफ्ज़ी तलाज़म की फ़हरिस्त बनाई। जो अब कैंट रोज़ानाफ की जो लिस्ट है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जो 100 अल्फाज पर मुश्तमिल है। ये नॉर्मल अफराद के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें देखा जाता है कि मुशाबत, मिलती जुलती चीज़ें और कुर्बत और इल्लत, यानी काज कौन किस चीज़ की कोई बनता है और कुर्बत को